देन सर्च हो जाने के बाद पहला पॉइंट आपने सर्च कर लिया कि कैसे उसको सर्च करना है, ठीक है। तो यू कैन सर्च बाय सीक्वेंस, यू कैन सर्च बाय मोटिव, ओके। और अगर आपको ऐसा कुछ नहीं करना है, आपको सब पता है, इंफॉर्मेशन है, तो आप डायरेक्टली मेन वेबसाइट से भी सर्च कर सकते हैं, ठीक है। वो है यहाँ पे, ये विंडो है यहाँ पे। दिस इज द विंडो वेयर वी कैन डायरेक्टली सर्च योर प्रोटीन 3D स्ट्रक्चर, ठीक है। तो आप किसी प्रोटीन का नाम डाल दीजिए, जैसे मैंने ये डाला, देखिए यहाँ पे आ रहा है, आपको हेल्प करेगा। हियर अल्डोलेज ए होमो सैपियन का मुझे सर्च करना है, क्लिक इट ऑन। So this will give you a three-dimensional structure of aldolase A of Homo sapiens. दिख रहा है? देखिए यहाँ लिखा हुआ है fructose 1,6 bisphosphate aldolase from human liver tissue. Okay. Then ये कहाँ का है? Associated with the hereditary fructose intolerance. Then associated with again intolerance. नाम अलग अलग है. फिर ये human brain का है. ठीक है? So देखिए अकॉर्डिंग टू द टिश्यू आपके पास में अलग अलग टाइप के प्रोटीन्स आ रहे हैं, दैट टू ऑफ अल्डोलेज। इसमें कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा वेरिएशन रह सकता है, ठीक है। देन इसमें मेथोडोलॉजीज जो है जिसके बेसिस पे उसको डिटरमाइन किया गया है वो यहाँ पे दी हुई है, दिख रही है आपको, जैसे एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी इज देयर, solution NMR is there, electron microscopy is there, so there are number of ways by which it has been determined. Along with that आप उसका रिफाइनमेंट कर पा रहे हैं अगेन फिर से एज पर द ऑर्गेनिज्म, ये तो हमने किया हुआ, ठीक है। तो सर्च हमने बेसिक मोड से किया है अभी हमने, जिसमें हमने अल्डोलेज ए पुट किया और हमको अल्डोलेज ए ऑफ होमो सैपियन आ गया। तो यहाँ से शुरुआत करेंगे सर्च करने की। सर्च करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है आपको ये पता रहना चाहिए कि कौन सा प्रोटीन को आपको डाउनलोड करना है, ठीक है। एज पर योर रिसर्च नीड आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे अगर आपको ह्यूमन लीवर टिश्यू का चाहिए तो आप फ्रुक्टोज 1,6 फ्रॉम ह्यूमन लीवर टिश्यू चेक करेंगे। हमेशा देख लीजिए कि लिटरेचर में आपने करेक्ट प्रोटीन को डाउनलोड किया है या नहीं, क्योंकि ये वैरी करते हैं एज पर टिश्यूज, क्योंकि उनके अंदर के कंजर्व डोमेन चेंज हो सकते हैं और वो आइसोफॉर्म्स भी उसके अलग अलग हो सकते हैं। तो ये जो नंबर है यहाँ पे दिख रहा है जैसे 1Q05, ऐसा आपको हर एक इसमें दिखेगा 1XGM। So there are number of entries and each entry is having a unique PDB ID code. तो ये है, these are known as all PDB ID code. So next time जब भी आप सर्च करें वो जो भी प्रोटीन सिलेक्ट करें उसका PDB ID कोड आपके पास में रहना चाहिए. You should know that PDB ID code. Okay. So I know this. Okay, I want this one. So I will click onto this. So once you click that, they will start giving you the information. Now information has been classified into different sections. First is summary section. Second is the 3D view. Then annotation section. Then how it has been experimented. Then sequence, genome and versions. Okay. So सबसे पहला जो पोर्शन आपको यहाँ दिखता है वो है structure summary. यानी they will give you all the information about this protein, how it has been determined, who has submitted, from where it has been isolated, in which class it has been classified, everything they will start ready to give you. Okay, so we'll see now. First, they will give you a very important, that is the DOI number. This is known as, बस किसी को पता है DOI number क्या होता है? Does anybody know what is DOI? Okay. मेरा आवाज आ रहा है ना? I'm audible? Yes, sir. Okay. So DOI number is digital object identifier. हर एक एंट्री के लिए इन्होंने एक पर्टिकुलर DOI नंबर दिया है। तो ये जो PDB ID कोड है 1Q05, इसके लिए DOI नंबर दिया हुआ है। यानी अगले टाइम इसको आप कॉपी करके पेस्ट करेंगे, ओपन लिंक इन न्यू टैब, तो भी आपको यही इंफॉर्मेशन मिलेगी। देखिए यहाँ पे दिख रहा है समरी PDB ID, जस्ट क्लिक ऑन टू दिस एंड यू विल गेट दैट इंफॉर्मेशन। तो ये सारी इंफॉर्मेशन यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। Then इसका classification, it has been classified into lice family, the organism from which it has been isolated. ठीक है, कौन सा है, कौन है?
होमोसैपियन। हाँ होमोसैपियन है, पर एक्सप्रेशन किसमें किया है? इकोलाई। अब आपको समझा ये कैसे किया, ये समझ गया ना, कल पढ़ाया था मैंने आपको। जिसके अंदर एक्सप्रेस होता है वहां से हम उसको एक्सप्रेस नहीं कराते, हम किसके अंदर करवा रहे हैं उसको? इकोलाई में। इकोलाई। अब इकोलाई में किया है, इसका मतलब क्या है? ये प्रोटीन पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन में जाता होगा या नहीं? पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन में जाता होगा या नहीं जाता होगा? जाएगा। कैसे जाएगा? इकोलाई में पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन होता है क्या? नहीं होता ना, प्रोकैरियोटिक सिस्टम है उसमें पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन नहीं होता। ठीक है, देन इसके अंदर कोई म्यूटेशन हुआ है क्या? नहीं, ये एकदम प्योर प्रोटीन है, यानी ये म्यूटेटेड प्रोटीन नहीं है, ये नॉर्मल प्रोटीन है। ठीक है, यानी ये नॉर्मल सीक्वेंस है जो हमारा नेचुरली अवेलेबल होता है। डिपॉजिटेड डेट यहाँ पे दिया हुआ है, रिलीज डेट दिया हुआ है। दीज आर द डिपॉजिटर ऑथर्स, ये दो ऑथर्स है जिन्होंने सबमिट किया। देन दे हैव गिवन ऑल द एक्सपेरिमेंटल डेटा स्नैपशॉट। उन्होंने एक्सरे डिफ्रैक्शन पैटर्न यूज किया। प्रोटीन का रिजोल्यूशन 2.5 एंगस्ट्रॉम है। आर फैक्टर रिजोल्यूशन फैक्टर फ्री जो है वो 0.276 है। आर वर्किंग जो है 2.224, ये वैल्यूज होती है। ठीक है, यहाँ पे आपको एक फुल रिपोर्ट मिलेगा, अगर आपको उसका एक्सपेरिमेंटल डेटा शीट देखना है तो हम वो देख सकते हैं। देखिए वैलिडेशन भी किया है उसका, यानी रामाचंद्रन प्लॉट भी उन्होंने किया हुआ है। ठीक है, तो ये जो सिस्टम है आरसीएस-डीपीडीबी की, ये तब तक आपका प्रोटीन को सबमिट नहीं करती जब तक वो वैलिडेटेड नहीं होता। तो वैलिडेशन करने के लिए उनके पास क्या क्या चीजें होनी चाहिए, ये थोड़ा आप समझ लीजिए। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है रामाचंद्रन प्लॉट, दिख रहा है आपको? रामाचंद्रन आउटलायर्स, होल आर्काइव्स, इसका स्कोर, सिमिलैरिटी रिजोल्यूशन, सिमिलर रिजोल्यूशन, कितना रिजोल्यूशन है? 2.50 टू 2.50, इसलिए ये एक्सेप्टेबल है। ठीक है, देन इसके अंदर कितने चेन्स है कोई बताएगा? कितने चेन्स है? कितने चेन है? 8। और ये 8 चेन का लेंथ कितना है? 363। तो ये होमोपॉलीमर है या हेट्रोपॉलीमर है? और है, देखिए 8 तक है, बहुत है। ठीक है, इतने सारी चेन्स है इसके अंदर, और ये सारे 363 अमीनो एसिड्स के हैं। इसका मतलब है कि ये कौन से टाइप का प्रोटीन है? होमोपॉलीमर है या हेट्रोपॉलीमर है? हेट्रोपॉलीमर। कैसे? सर डिफरेंट चेन्स है। चेन्स, चेन डिफरेंट नहीं है, चेन के नाम अलग अलग दिए हुए हैं, पर उनकी लेंथ देखिए सेम है। सेम है, तो कौन रहेगा फिर ये? फिर होमोपॉलीमर। हाँ, ये इससे समझ में आ जाता है कि ये होमोपॉलीमर है। ठीक है, देन ये क्वालिटी ऑफ चेन है उसकी, जो एनालिसिस किया, ये एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी का डेटा है। ठीक है, ये सारा डेटा उन्होंने दिया है, देखिए यहाँ पे कितना अच्छे से दिया हुआ है। हर एक हर एक चेन में कितने कार्बन है, कितने नाइट्रोजन है, कितने ऑक्सीजन है, कितना सल्फर है, वो भी उन्होंने काउंट किया है। ठीक है, हर एक इसका इंफॉर्मेशन दिया हुआ है उन्होंने। मैंने आपको बताया था एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी में हर एक मॉलिक्यूल के अंदर एक एटम है। ठीक है, तो एटम की इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है। ठीक है, कौन से मॉलिक्यूल है और उसके अंदर कौन से एटम है, ये सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है, दिख रहे हैं आपको? ये प्रॉपर्टीज है उसकी। ठीक है, रेसिड्यू प्रॉपर्टी प्लॉट है, यानी उसका नेचर क्या है। ठीक है, the first graphic for the chain summarizes proportion of various outlier classes displayed in a second graphic. Second graphic shows a sequence view. Okay, and annotated issues in the geometry. Okay, colored accordingly in the number of geometrical qualities. Okay, contain at least green, yellow, orange, and red. More stretches two or more consecutive residues without any outlier are shown in the green connector. यानी जितना ग्रीन कलर में जाएगा उतना अच्छा उसका क्वालिटी है, ऐसा उसका कहना है।
ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी स्कोर है। ये आपको ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है, पर मैं आपको थोड़ा ज्यादा डिटेल समझा रहा हूँ, क्योंकि फ्यूचर में अगर आप इसका इन्वेस्टिगेशन करने जाएंगे तो आपको जरूर पता रहना चाहिए कि इसमें कैसे इन्वेस्टिगेट किया जाता है। इंडिया में बहुत कम लोग इस पे काम करते हैं, कम यानी 0% के आसपास ही है, बट स्टिल यू शुड नो, क्योंकि ये जो कॉम्प्लेक्स चीजें होती है ये आपको पता रहनी चाहिए। जो नहीं समझती है वही चीज आपको समझ में आनी चाहिए, तो ही आप उसके मास्टर बन सकते हो। ये पूरा उसका एक्सरे क्रिस्टोग्राफी का डिफ्रैक्शन पैटर्न डेटा है, दिख रहा है आपको, हर एक एटम का, हर एक चेन में का कौन सा रेसिड्यू है। देखिए ये रेसिड्यू है 285 नंबर का अमीनो एसिड है एलानिन, ठीक है, उसके ये एटम्स है CbCaC, और उसका एंगल ऑफ रोटेशन, एंगल कितना है, कहाँ मिला, वो सब यहाँ पे रिकॉर्ड किया गया है, ठीक है। तो चलिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए, फिर भी मैं आपको शोकेस कर दिया कि ये फुल रिपोर्ट भी आप जरूर देखिए, ठीक है। फिर आती है 3D रिपोर्ट। ये आपकी 3D रिपोर्ट है। थ्री डी रिपोर्ट में तो जाएंगे ही हम, बाद में चलते हैं, पहले नीचे का देख लेते हैं, क्योंकि वो चीज हमको देखनी है अल्टीमेटली। देन ये है लिटरेचर, यानी ये पेपर पब्लिश हुआ है इस पर्टिकुलर सीक्वेंस के लिए, इसका उन्होंने स्ट्रक्चर नोट अनोट किया हुआ है। 2001 में ये पेपर पब्लिश हुआ है, यानी आपको अगर इसका वैलिडेशन लगेगा तो ये पेपर वैलिडेशन रहेगा। देन अब ये प्रोटीन किस तरह का है यहाँ लिखा हुआ है, देखिए मैक्रोमोलिक्यूल्स। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि कितने चेन्स है, दिख रहा है आपको, ये प्रोटीन के अंदर कितने चेन्स है, जैसे यहाँ पे दिख रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 चेन्स का ये प्रोटीन यहाँ पे उन्होंने दिखाया है, जिसकी लेंथ 363 अमीनो एसिड्स की है, ठीक है। होमोसेपियन से निकाला हुआ है, इसमें कोई भी म्यूटेशंस नहीं है, और इसका नाम, इसका जो जीन है वो है अल्डोबी या ALDB, इस जीन के कारण वो कोड हुआ है। ये उसका 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसको बोलते हैं 2 डायमेंशनल, क्योंकि ये रोटेट नहीं हो पाता। देखिए मैं इसको रोटेट करने की कोशिश कर रहा हूँ, ये रोटेट नहीं होता, ये 2 डायमेंशनल है, ठीक है। और इसको बोलते हैं हम वायरिंग फ्रेम डायग्राम, ठीक है, ये वायरिंग फ्रेम डायग्राम है अल्डोलेजी की। और नीचे आते हैं, देन यूनिप्रोट और नेशनल ऑफ इन कॉमन फंड डेटा सोर्सेस में उसका कंजर्व डोमेन अगर आपको चाहिए तो आप यहाँ पे ज़्यादा जाके एक्सप्लोर कर सकते हैं, यूनिप्रोट में जाके आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। चलिए यूनिप्रोट में चलते हैं। वैसे यूनिप्रोट पढ़ा था हमने स्टार्टिंग में सबसे पहले, देखिए तो ये यूनिप्रोट है जो आपको हर इंफॉर्मेशन उस पर्टिकुलर प्रोटीन के बारे में दे रहा है, ठीक है। तो क्या क्या इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है यहाँ पे, दैट इट्स अ हाईली अनोटेटेड, रिव्यूड और अनोटेटेड स्कोर है, बहुत ज़्यादा स्कोर है। इसका मतलब है कि ये प्रोटीन बहुत ज़्यादा रिव्यूड है, ठीक है, अच्छी क्वालिटी का है ये, ठीक है, एक्सपेरिमेंटल एविडेंस है इसके कारण, यानी ये प्रोटीन हम आराम से स्टैंडर्डाइज प्रोसेस के लिए ले सकते हैं। एग्जैक्ट क्या रिएक्शन कर रहा है ये भी यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो ये बीटा डी फ्रुक्टोज 1,6 बिस्फॉस्फेट के साथ रिएक्ट करके डी ग्लिसराइलेट 3 फॉस्फेट और डाई हाइड्रोक्सीएसीटोन फॉस्फेट प्रोड्यूस कर रहा है। फिर उसके पाथवेज आपको दिए हुए हैं, ठीक है, कहाँ कहाँ एग्जैक्ट बाइंडिंग साइट से, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है बाइंडिंग साइट। तो बाइंडिंग साइट कौन सी है ये भी यहाँ पे दी हुई है, एग्जाम्पल दिया हुआ है। बाइंडिंग साइट यहाँ पे दी हुई है सर, 56 नंबर का जो है वो सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट है। मैंने आपको बताया था सबस्ट्रेट एक्सेप्ट बाइंडिंग होती है, रिएक्शन होता है, फिर रिलीज पॉइंट होता है। तो ये जो दो अमीनो एसिड्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 56 नंबर का अमीनो एसिड और 147 नंबर का अमीनो एसिड, तो यहाँ पे दिए हुए हैं। देन प्रोटॉन एक्सेप्टर है, एक्टिव साइट है, एक्टिव साइट, दो एक्टिव साइट्स है, ए 188 नंबर का अमीनो एसिड और 238 नंबर का अमीनो एसिड, ये इन्वॉल्व होते हैं एक्सेप्ट करने के लिए और रिएक्शन करवाने के लिए, यहाँ पे दिया हुआ है। इस तरह से आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं यूनिप्रोट डेटाबेस, ठीक है। तो ये आपको RCSB PDB के लिंक से मिल जाएगा। उसी तरह बाकी इसमें से भी सेम इंफॉर्मेशन मिलती है, आप कोई भी एक एक्सप्लोर कर सकते हैं।
देन प्रोटीन फीचर्स व्यू, आपका जो प्रोटीन है 1QO5 है, ठीक है। तो इसका अलाइनमेंट इन्होंने किया है बाकी प्रोटीन्स के साथ में, ठीक है। उसके पीफैम फैमिलीज है, यानी कंजर्व डोमेन कौन सा है, देखिए यहाँ लिखा हुआ है फ्रुक्टोज बिस्फॉस्फेट अल्डोलेज क्लास 1, उसके अंदर कंजर्व डोमेन अवेलेबल है, यही उसकी इंफॉर्मेशन है। देन स्मॉल मॉलिक्यूल, ये प्रोटीन प्योर प्रोटीन नहीं है, मींस प्योर तो है पर इसके साथ साथ में इसके 3D स्ट्रक्चर में और एक मॉलिक्यूल अटैच्ड है, ठीक है। यानी ये जो 3D स्ट्रक्चर आपको या 2D स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, ये वाला, ठीक है, ये 2D स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसके अंदर और एक मॉलिक्यूल है जो फॉरेन मॉलिक्यूल है, यानी अदर देन प्रोटीन है। अगर है तो वहाँ पे दिखाया जाता है, इसका फॉर्म है, इसको दिखाया जाता है इस फॉर्म में, स्मॉल मॉलिक्यूल, यानी इसके अंदर लिगैंड है, प्रोटीन अकेला नहीं है, प्रोटीन के साथ और एक लिगैंड है, और वो लिगैंड कौन है, सल्फेट आयन, यानी ये प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स तो नहीं बोल सकते, पर हाँ इसके साथ में को फैक्टर या को एंजाइम जरूर है, आई थिंक को फैक्टर हो सकता है सल्फेट आयन, और वो यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक है, सल्फेट आयन, डेफिनेटली इसके अंदर ये भी आपको दिखेगा। देन एक्सपेरिमेंटल डेटा वैलिडेशन, ये तो अभी हमने देख लिया था, ये अल्फा बीटा गामा मैंने आपको बताया था। देन कौन से सॉफ्टवेयर से उसको डिटरमाइन किया गया, रेफ मैक से स्ट्रक्चर का रिफाइनमेंट किया गया, मॉस फिल्म डेटा रिडक्शन के लिए, स्केला डेटा स्केलिंग के लिए, और एमोर फेजिंग के लिए, ये उसके सॉफ्टवेयर के अंदर के पार्ट्स हैं, इंटीग्रल पार्ट है, ठीक है। अगर आपको और डेप्थ में जाना है तो आप यहाँ पे एनालाइज कर सकते हैं। देखिए इसकी मेथड है, देखिए यहाँ पे बताया गया है, मैंने आपको समझाया था कि क्रिस्टलाइजेशन करना पड़ेगा, दिख रहा है क्रिस्टलाइजेशन, कौन सा मेथड किया है उन्होंने, कौन सी मेथड है, Vapor diffusion hanging drop. हाँ, वेपर डिफ्यूजन हैंगिंग ड्रॉप, यानी उसके जो प्रोटीन्स को होगा जिस भी बफर में रखा होगा उसको हैंगिंग ड्रॉप के फॉर्मेट में रखा होगा, इन द विद द अमोनियम सल्फेट, दिख रहा है अमोनियम सल्फेट एज अ प्रेसिपिटेंट एट pH 7, और धीरे 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 वो इतना कॉन्सेंट्रेट हो गया कि उसके क्या बन गए, क्रिस्टल, ठीक है। तो वो क्रिस्टल फिर आपने सॉफ्टवेयर में एक्सरे डिफ्रैक्शन में डाला, तो एक्सरे डिफ्रैक्शन करने के लिए आपने डिफ्रैक्शन किया, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। डिफ्रैक्शन के लिए डेटा कलेक्शन टेम्परेचर कितना रखा, 120, यानी वो जो एक्सरे डिफ्रैक्शन मशीन होगा उसके अंदर जो टेम्परेचर रखा वो कितना था, 120 डिग्री, 120 डिग्री पे आपने लेजर बीम स्ट्राइक किया एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी क्रिस्टल पे, और क्रिस्टल ने उसका डिफ्रैक्शन किया, डिफ्रैक्शन जो है हो गया, वो डिफ्रैक्शन सीसीडी ने रिकॉर्ड किया, ठीक है, सीसीडी के वन ऑफ द सॉफ्टवेयर। सो उसका जो टाइप है, नहीं सॉरी डिटेक्टर है, इसका जो मशीन है, और इसका डिटेक्टर टाइप क्या है, एडीएससी क्वांटम फोर्ड सीसीडी, और इसने डेटा को सिंगल वेवलेंथ फॉर्मेट में रिकॉर्ड किया, और रिकॉर्ड करने के लिए उसको बीच में जो चीज लगी वो लगी मोनोक्रोमेटर, मोनोक्रोमेटिक सिग्नलिंग उसने रिकॉर्ड किया, और ये सारे जो रेडिएशन है या वैल्यूज है वो सिंक्रोट्रॉन में पहुंच गए। सिंक्रोट्रॉन एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो इन सारे वैल्यूज को रिकॉर्ड करता है और उनको एनालाइज करता है, ठीक है, एंड अल्टीमेटली आपको उसके जो 3D इमेज है वो आपको दिख गई यहाँ पे। तो डेटा कलेक्शन के लिए ये रिजोल्यूशन आपको मिल गया, ठीक है। ये सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे उन्होंने दी गई है, अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो, ठीक है। कहाँ से गए थे हम, यहाँ से गए थे, ठीक है। देन एंट्री हिस्ट्री कब सबमिट किया ये लिखा हुआ है, दैट्स इट, ये पूरा थ्योरेटिकल पार्ट है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समरी डेटा बोलते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर और एक ऑप्शन होता है, दिस इज नोन एज डिस्प्ले फाइल्स। अगर आपको इसका फास्टा सीक्वेंस देखना है इस 3D स्ट्रक्चर का, दिस इज द फास्टा फॉर्मेट ऑफ योर सीक्वेंस, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। और टोटल चेन जो है वो पूरी आर चेन से, इतनी चेन से, ये सारी की सारी चेन इसी सीक्वेंस से बनी हुई है, यानी ये कौन सा पॉलीमर है, कौन सा पॉलीमर है, Homopolymer. हाँ होमोपॉलीमर, याद रखिए, ठीक है।
अगर आपको एक से ज्यादा दिखती है सीक्वेंसेस तो समझ जाना आपका प्रोटीन हेट्रोपॉलीमर है। ये टर्शरी स्ट्रक्चर है या क्वाटरनरी है? प्रोटीन का टर्शरी स्ट्रक्चर है या क्वाटरनरी है? कल पढ़ाया था मैंने। अगर एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन है तो कौन हो जाता है? एक से ज्यादा हो गया प्रोटीन तो कौन हो जाता है? क्वाटरनरी स्ट्रक्चर है ना ये। देखिए ना, एक अलग पॉलीपेप्टाइड चेन है, ये दूसरी पॉलीपेप्टाइड है, तीसरी है, चौथी है, ऐसे 8 पॉलीपेप्टाइड चेन मिलके बना रहा है ना वो, इसलिए ये क्वाटरनरी स्ट्रक्चर है। ठीक है। कोई भी पूछ सकता है ऐसे क्वेश्चन। देन आप उसका पीडीएफ फॉर्मेट भी देख सकते हैं। ये उसका पीडीएफ फॉर्मेट है। ठीक है, सॉरी पीडीबी फॉर्मेट। पीडीबी फॉर्मेट में वो पूरी डिटेल्स दी जाती है जो हमने अभी तक पढ़ी। ठीक है, हर एक डेटा का पूरा एंट्री दिया गया रहता है। ठीक है, दिख रहा है, ये पीडीबी आईडी एंट्री है पूरी, बहुत बड़ी एंट्री होती है। देखिए हर एक एटम का, देखिए हर एक एटम का यहाँ पे आपको एक मिनट में दिखाता हूँ। हर एक एटम का 3 एंगल वैल्यूज यहाँ पे रिकॉर्ड होती है और वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बेसिस पे ही उसका पोजीशन डिटरमाइन होता है। ये दिख रहा है ना, या एंगल्स है उसके। तो एलानिन का फर्स्ट, एलानिन जो फर्स्ट अमीनो एसिड है, ठीक है, एलानिन जो फर्स्ट अमीनो एसिड है उसका जो पहला एटम है एन है। ठीक है, सो एन इज द फर्स्ट एटम ऑफ द एलानिन जो फर्स्ट अमीनो एसिड है, और उसकी ये 3 अल्फा बीटा गामा एंगल्स है और ये वैल्यू रिकॉर्ड की। फिर सेकंड अमीनो एसिड, सेकंड एटम जो है वो कार्बन है। ठीक है, कार्बन एक सी ए, सी ऐसा इसलिए लिखा कि क्योंकि एक से ज्यादा कार्बन है, दिख रहा है आपको। तो एक सी है, एक सी ए है और एक सी बी है ना। जैसे 3 है, 3 कार्बन है, इसलिए सी ए सी बी सी ऐसा नाम दिए हुए और उनके एंगल्स। फिर ओ है, ऑक्सीजन है। इस तरह से आपका एलानिन जो है, एलानिन के अंदर 3 एटम्स है, कार्बन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन एक ही बार आया है और कार्बन जो है वो 3 बार आया है। इस तरह से उसकी डेटा रिकॉर्डिंग यहाँ पे उन्होंने दी हुई है। इसको बोलते हैं डिफ्रैक्शन डेटा। ये बहुत डिटेल है, फिर भी मैं आपको समझा रहा हूँ कि इस तरह से डेटा आता है। ठीक है, तो आप जब यहाँ से करते हैं तो आपको ये सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। क्लियर? देन अगला काम जो इस डेटाबेस में आता है वो है 3D विजुअलाइजेशन। सबसे पहले कि उसका 3D स्ट्रक्चर हम जरूर देखें। तो कोई भी प्रोटीन का 3D स्ट्रक्चर आप यहाँ से रिट्रीव कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप उसको देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, इन 3D फॉर्मेट। ये ऑनलाइन मोड है, आप उसको यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए ये उसका 3D स्ट्रक्चर है। ये 2 डायमेंशनल नहीं है, ये 3 डायमेंशनल है। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि मैं इसको माउस से मूव कर सकता हूँ। देखिए इसको मैं माउस से आराम से मूव कर सकता हूँ। और जब हम मूव कर रहे हैं तो यहाँ पे एक मैंने तभी आपको बताया था कि हेट्रो एटम भी है। ठीक है, किसी को दिख रहा है क्या वो हेट्रो एटम? अगर मुझे कोई बताएगा तो। कौन सा एटम था हेट्रो एटम? लिगैंड कौन सा था? सल्फर, सल्फेट। सल्फेट, सल्फेट आयन है ना। तो सल्फेट आयन दिख रहा है क्या किसी को? देखिए अब आप मस्त अंदर प्रोटीन के अंदर जा रहे हो। यू आर टेकिंग अप अ जर्नी थ्रू द प्रोटीन। ठीक है, तो ये आपका रियल 3D स्ट्रक्चर है। ठीक है, और आपको ये यहाँ पे दिख रहा है छोटा सा मॉलिक्यूल है येलो और रेड कलर में, दिस वन दिख रहा है। देखिए इसके ऊपर रखा हो तो नीचे लिख के आ रहा है सल्फेट आयन, यानी ये लिगैंड है, ये अदर देन
आपके अमीनो एसिड्स या प्रोटीन के हैं, ये हेटेरो मॉलिक्यूल एक प्रकार से। तो इसका इसका डिस्ट्रीब्यूशन है, देखिए यानी यहाँ पे भी मिल रहा है, ऐसे अलग अलग जगह मिलेगा, देखिए इधर में भी मिल रहा है, यहाँ पे भी मिल रहा है, एक दो दो जगह तो मुझे दिख रहा है, तो दो जगह तीन जगह यहाँ पे भी एक है, देखिए 3, और शायद इसका भी कहीं ना कहीं होना ही चाहिए। तो ऐसे 4 होने चाहिए इसके अंदर, 4 डेफिनेटली आपको सल्फेट आयन, आई थिंक 3 तो दिख रहे। देन ये जो छोटे छोटे डॉट है यहाँ पे, आप इनको भी एनालाइज कर सकते हैं कि डॉट क्या है, ठीक है। इसको आप क्लिक करेंगे ना, तो ये वाटर मॉलिक्यूल्स एक्चुअली, ठीक है, वो सारे वाटर मॉलिक्यूल्स है ट्रैप्ड। मैंने आपको समझाया था कि वो वाटर मॉलिक्यूल ट्रैप हो जाते हैं कभी कभी, ठीक है ना। तो सारे के सारे वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ पे ट्रैप हो चुके हैं, वो भी क्रिस्टलाइजेशन में आ चुके हैं। देन आपको ये स्ट्रक्चर समझना है, तो मुझे इसका क्लास बताएगा कोई, इसका क्लास कौन सा है? चलो क्लास समझते हैं। क्लास समझने के लिए क्या कहाँ से शुरुआत करनी पड़ेगी? एंड से। देखिए ये एंड है, यहां से शुरू हो रहा है, ये तो रैंडम कॉइल है, जो छोटा सा ब्लू कलर का लाइन दिखता है ना, ये रैंडम कॉइल है, इसको कोई भी शेप नहीं माना जा सकता। तो जैसे ही यहाँ से वो इधर आ गया, यहाँ अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा है, दिख रहा है आपको? अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर फॉर्म करते करते आगे चला गया, ठीक है। फिर कहाँ आया, यहाँ टर्न हुआ, फिर बीटा प्लेटेड शीट आई। तो समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ा सा और अच्छा वाला लेते हैं, सो दैट यू विल बी एबल टू लर्न। ये यहाँ से टर्न हो रहा है, ऊपर आया, फिर अल्फा हेलिक्स लिया। तो ये कौन से टाइप का है बताएंगे? अल्फा अल्फा है, ठीक है, यानी अल्फा अल्फा रिपीट हो रहा है। और बीटा भी दिख रहा है मुझे कहीं ना कहीं, बीटा भी है, एंड अच्छे से देखना पड़ेगा, यहाँ से एंड है, ये आया इधर, टर्न हुआ, फिर यहाँ आया, अल्फा बीटा है, देखिए यहाँ पे बीटा भी है, ये नीचे में दिख रहा है आपको, ये देखिए यहाँ पे एरो भी दिख रहा है आपको, ये देखिए एरो है यहाँ पे, यानी अल्फा बीटा पैटर्न है, यानी इसमें अल्फा अल्फा नहीं है, अल्फा और बीटा है, यानी हर अल्फा के बाद में आपको बीटा मिल रहा है, ठीक है। तो ये क्लास जो हो गया अल्फा बीटा हो गया। फिर इसका आर्किटेक्चर अगर आपको देखना है, तो इसको आर्किटेक्चर के लिए थोड़ा मूव करके देखना पड़ता है, ऐसे प्रॉपरली मूव करके देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इसका आर्किटेक्चर क्या है। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि अल्फा बीटा अल्फा सैंडविच है, यानी हर अल्फा और दो अल्फा के बीच में एक बीटा सैंडविच है, तो ये अल्फा बीटा अल्फा सैंडविच मोड लग रहा है मुझे, ठीक है। ठीक है, ये अभी आप एक्सपर्ट नहीं हो इसके, फिर भी समझ में तो आपको आ रहा है कि ये आपका प्रोटीन स्ट्रक्चर विजुलाइज कर सकते हैं। इसको विजुलाइज करने के लिए फिर आपके पास में ऑप्शंस है, आप चाहो तो इसके अंदर बहुत सारी कलरिंग कर सकते हैं, ठीक है। 3D में आप उसको प्लानिंग कर सकते हैं, देखिए समझ रहे, पीछे में कम ज़्यादा कलरिंग आप उसका कर सकते हैं। देन स्पिनिंग आप रख सकते हैं, देखिए ये घूमते रहेगा, आप उसको छोड़ दोगे तो भी वो घूमते रहेगा, देखिए इसको मूव कर सकते हैं। फिर आप चाहो तो कुछ मेजरमेंट्स भी ले सकते हैं, मेजरमेंट के लिए आपको इसका मोड चेंज करना पड़ेगा सबसे पहली बात तो। इसको पहले रोटेशन ऑफ कर देते हैं, सेटिंग में जाके रोटेशन ऑफ, ठीक है। इसको पर्सपेक्टिव में ले लेते हैं, लाइटिंग फ्लैट रखते हैं, ओके, क्लोज इट। यहाँ पे आप मोटिव सर्च कर सकते हैं, ठीक है। ऐड वन और मोर सिलेक्टेड मोड, कंपोनेंट्स है, पॉलीमर्स है, देखिए दिख रहा है आपको,
पॉलीमर को हटा दिया है, यानी जो सबसे ज्यादा था उसको हटा दिया मैंने, प्रोटीन को हटा दिया। अब जितने भी बचे हैं ये कौन है, हेट्रो एटम्स, यानी ये सारे जो रेड, ये पिंक पिंक दिख रहा है आपको, सॉरी पिंक नहीं है, आई थिंक रेडिश, लाइट रेडिश है, जो जितने भी है वाटर मॉलिक्यूल्स है। और फिर ये 3 सल्फेट आयन है, हम बता सकते हैं, देखिए आराम से डिटेक्ट कर सकते हैं कि 3 सल्फेट आयन है। यहाँ पे मैंने उसको कार्टून मोड से हटा के बेसिक मोड पे ले लिया। अगर आपको वाटर नहीं चाहिए तो देखिए सारे वाटर हट जाएंगे, क्लियर, सारे वाटर मॉलिक्यूल्स निकल गए। आपको आयंस नहीं चाहिए तो आप आयंस हटा दीजिए, देखिए छोटे छोटे येलो कलर वाले गायब हो रहे हैं। आप चाहो तो उसको डिलीट भी कर सकते हैं, ठीक है, डिलीट सेल नहीं चाहिए। तो इस तरह से आप उसको आराम से देख सकते हैं, ठीक है। आप चाहो तो इसका एनिमेशन भी कर सकते हैं, ठीक है, यू कैन एनिमेट, जिस तरह से चाहिए जैसे चाहिए आप उसको एनिमेट भी कर सकते हैं, ठीक है, और एनिमेट करने के बाद आप उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, ठीक है। और ये उसका 3D पूरा सीक्वेंस यहाँ पे आपको दिया हुआ है, ठीक है। सल्फेट आयन और वाटर भी है, उसने बोला आपके पास में पॉलीमर्स है, आप चाहो तो सिर्फ पॉलीमर्स को चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। ये सारा विजुअलाइजेशन का पार्ट है। नेक्स्ट है अनोटेशन। अनोटेशन यानी अब हमको प्रोटीन तो समझ में आ गया है, अब हमको ये देखना है कि उसके अंदर कंजर्व डोमेन्स क्या है, क्या फैमिली है। तो देखिए मैंने जैसे क्लास बोला था आपको, तो अल्फा बीटा का क्लास है, यहाँ पे दिख रहा है आपको, मैंने ऑलरेडी समझाया आपको, अल्फा बीटा दिख रहा है। फोल्ड जो है यानी आर्किटेक्चर जो टीम बीटा है, बैरल जैसा है, बोल रहा हूँ टीम बैरल है उसके अंदर। फैमिली जो है अल्डोडेज है, ये सीक्वेंस के बेसिस पे आती है, और डोमेन जो है फ्रुक्टोज बिस्फॉस्फेट है, ये उसका अनोटेशन है। पूरे के पूरे जो है सब एक ही जैसे हैं, इसलिए सबका इंफॉर्मेशन एक जैसा है, अगर वेरिएशन रहता तो आपको अलग दिखता, ठीक है। सबके अंदर अल्फा बीटा इंफॉर्मेशन है। देन ये आपको जो दिख रहा है मॉलिक्यूलर फंक्शन, बायोलॉजिकल प्रोसेस और सेलुलर कंपोनेंट्स, इसको बोलते हैं ऑन्टोलॉजी, ठीक है। क्या है ऑन्टोलॉजी, यानी आपकी जीन ऑन्टोलॉजी है या प्रोटीन ऑन्टोलॉजी। जीन ऑन्टोलॉजी यानी ऑन्टोलॉजी जो होती है 3 चीजों को स्टडी करती है, मॉलिक्यूलर फंक्शन, बायोलॉजिकल प्रोसेस और सेलुलर कंपार्टमेंट, ठीक है। तो आपका ये जो प्रोटीन है क्या क्या मॉलिक्यूलर फंक्शन करता है वो सब यहाँ दिया हुआ है, ठीक है। देन कौन सी बायोलॉजिकल प्रोसेस में इन्वॉल्व हो रहा है ये आपको दिया हुआ है। सेलुलर कंपोनेंट्स यानी कहाँ वो एक्ट करता है ये भी बताया, जैसे साइटोप्लाज्म में, सेलुलोज में, ऑर्गेनेलियम में भी काम कर रहा है, हर जगह नियरली ये प्रोटीन काम करता है, ठीक है। ये हो गया उसका डिस्क्रिप्शन, ठीक है, अनोटेशन। देन एक्सपेरिमेंट्स, एक्सपेरिमेंट्स हमने ऑलरेडी चेक कर लिया है। सीक्वेंसेस ये भी हमने ऑलरेडी चेक कर लिया है। जब सीक्वेंस में आएंगे तो ये थोड़ा और डिटेल आपको दे रहा है। यहाँ पे आपको पहली बात बता रहा है कि सीक्वेंस कितने लेंथ का है, तो ये करीबन 364 अमीनो एसिड्स का आपका प्रोटीन सीक्वेंस है, और हर एक अमीनो एसिड की जो रेंज है वो कौन से सेकेंडरी स्ट्रक्चर में है वो यहाँ पे दिया हुआ है। देखिए हेलिक्स यानी अल्फा हेलिक्स में कितने अमीनो एसिड्स अल्फा हेलिक्स में है, 8 से लेके 23 है, दिख रहा है आपको, यहाँ पे इंफॉर्मेशन आती है 8 से लेके 23। देन बीटा प्लेटेड शीट, बीटा प्लेटेड शीट में 28 से लेके 32 अमीनो एसिड्स है। इस तरह से आपको हर एक रीजन का इंफॉर्मेशन दे रहा है कि कौन से अमीनो एसिड्स कौन से सेकेंडरी स्ट्रक्चर में है, ठीक है। देन दे आल्सो गिवन यू द एग्जैक्ट बाइंडिंग साइट, देखिए ये बाइंडिंग साइट है, 56 नंबर का अमीनो एसिड बहुत इंपॉर्टेंट है। देन 146 ये हमने कभी भी देखा था। रामाचंद्रन आउटलायर, ठीक है, यानी
किस तरह से उसकी प्रोबेबिलिटी है। ये 3 पोजीशंस 4-5 पोजीशंस का स्टडी इरॉनियस है, इसलिए उसने आउटलायर बताया कि ये आउटलायर है, यानी ये अमीनो एसिड जो है पोजीशन नंबर 3 वाला, पोजीशन नंबर 87, 154, 230, 344 और 356 नंबर का अमीनो एसिड जो है ये आउटलायर है। आउटलायर है यानी क्या, कोई बताएगा? कोई बताएगा आउटलायर है यानी क्या है? मैंने बताया था ना, कुछ में कुछ रीजन्स होते हैं। व्हाइट कलर वाला जो रीजन था वो आउटलायर है, यानी वहां पे जनरली अमीनो एसिड्स नहीं रह सकते, अगर है तो फिर वो आउटलायर है, यानी रॉन्गली प्लेस्ड है। तो उन्होंने ये जितने भी अमीनो एसिड्स बताए ये आउटलायर है। ये फॉर चेन ए है, ठीक है। इस तरह से आप पूरे आर तक देख सकते हैं। देन सिस पेप्टाइड, ठीक है, यानी कहाँ पे वो सिस्टिक पेप्टाइड है उसका ये इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। ये अगेन फिर से कंजर्व डोमेन्स की इंफॉर्मेशन आ गई। देखिए पीफैम, कैट, स्कॉप, ये सारे कंजर्व डोमेन बता रहे हैं, सारे कंजर्व डोमेन रीजन्स आपको बता रहे हैं। मॉलिक्यूल के प्रोसेसिंग यानी कहाँ कहाँ उसका चेंजेस आ सकता है, तो कहीं पे भी मॉलिक्यूलर प्रोसेसिंग नहीं हो रही है, यानी इसके अंदर कहीं पे भी पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन नहीं है, ठीक है। जीनोम वेरिएंट, ठीक है, जीनोम वेरिएंट यानी स्निप्स, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, कौन से रीजन में स्निप्स मिल रहे हैं वो उसने बताया है। देखिए यहाँ पे ये रीजन्स है, ये स्निप्स है। पोजीशन नंबर 45 पे स्निप्स मिलता है, 73rd नंबर पे मिलता है, इस तरह से उन्होंने बताया हुआ है। मॉडिफाइड रेसिड्यूज, अगर कुछ रेसिड्यू मॉडिफाइड है तो वो भी उन्होंने यहाँ पे बताया है। तो ये आपका सीक्वेंस इंफॉर्मेशन हो गया, बहुत अच्छा है ये। देन जीनोम, ये उसकी जीनोमिक इंफॉर्मेशन है। एग्जैक्टली कहाँ अवेलेबल है ऑन अ जीनोम वो आपको बताया है। क्रोमोसोम नंबर 9 पे उसकी लोकेशन है इस प्रोटीन की, ठीक है। और ये जो आपका प्रोटीन है, क्योंकि ये होमोपॉलीमर है, अगर एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड होती तो आपको एक से ज्यादा एंट्री मिलती, और ये सारे इसी से बन रहे हैं, यानी क्रोमोसोम नंबर के इस साइटोजेनेटिक बैंडन पैटर्न के इस लोकेशन से आपका ये प्रोटीन बन रहा है। क्लियर? तो बहुत सुंदर है, अगर इसको आप जूम करेंगे तो और अच्छी इंफॉर्मेशन मिलेगी। वर्जन, ये उसका वर्जन है, कहाँ से उसको डाउनलोड किया गया, कहाँ उसको रखा गया, ये सारी इंफॉर्मेशन इम्पोर्टेंट है। अब ये हो जाने के बाद ये ऑनलाइन है सब कुछ, आपको अगर इसको डाउनलोड करना है तो डाउनलोड में जाएंगे, यहाँ पे सारा डाउनलोडिंग वर्जन है, आप उसको अलग अलग वर्जन में डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको इसका 3D स्ट्रक्चर डाउनलोड करना है तो पीडीबी फॉर्मेट में डाउनलोड करना पड़ता है, हमेशा याद रखिए पीडीबी फॉर्मेट, प्रोटीन डेटा बैंक फॉर्मेट। जो 3D स्ट्रक्चर आपको यहाँ दिख रहा है जो दिख रहा है ना आपको, ये आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। डाउनलोड के लिए आप कहाँ जाएंगे, डाउनलोड फाइल्स पीडीबी फॉर्मेट, जैसे ही आप क्लिक करेंगे नीचे डाउनलोड होना शुरू हो जाता है, आपका प्रोटीन वहाँ डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और अगर आपके पास में कोई सॉफ्टवेयर है, ठीक है, तो वो सॉफ्टवेयर आपको से आप उसको विजुअलाइज कर सकते हैं, ठीक है। अब आपके पास अगर ऑफलाइन सॉफ्टवेयर नहीं है, आपके लैपटॉप में ऑफलाइन सॉफ्टवेयर नहीं है, मोबाइल में नहीं चलेगा, इसको आपको लैपटॉप में ओपन करना पड़ेगा, तो आपको ये डाउनलोड कर लेना पड़ेगा, डिस्कवरी स्टूडियो। ये आप लिख लीजिए अपने पास में, ये नाम लिख लीजिए प्रॉपरली, एसएल राइस डीएस विजुअलाइजर, एसएल राइस डीएस विजुअलाइजर, ऐसे लिखेंगे। लिखने के बाद यहाँ आएंगे, इसको क्लिक करना है आपको। क्लिक करने के बाद यू नीड टू रजिस्टर, आप यहाँ पे अपना ईमेल आईडी डालिए और आगे चाहिए, ठीक है। और वहाँ पे आपको डीएस विजुअलाइजर, डिस्कवरी स्टूडियो डीएस विजुअलाइजर फ्री टू डाउनलोड मिलेगा, उसको आप EXE फाइल से डाउनलोड करके अपलोड कर लीजिए अपने लैपटॉप में, ठीक है।
और फिर आप वहां पे ओपन कर सकते हैं। ठीक है, तो ओपन करने का तरीका मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे आपका सॉफ्टवेयर, आपका पीडीबी फाइल डाउनलोड हो गया, आपका आरसीएसबी पीडीबी से देखिए मैंने यहाँ डाउनलोड किया है। मैं उसको पूछ रहा हूँ शो इन द फोल्डर। ठीक है, आप उसको फोल्डर में ओपन करिए और इसको कहीं तो भी सेव कर दीजिए। ठीक है, तो जहां पे भी आप उसको सेव करेंगे वहां जाके आप अपने सॉफ्टवेयर से लोकेट कर सकते हैं। ठीक है, अब मेरे पास एसएलआरएस नहीं है इस लैपटॉप में, तो मैं उसको एक दूसरे सॉफ्टवेयर में ओपन करता हूँ जिसका नाम है अर्गस लैब। आप अर्गस लैब भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप अगर उसको अर्गस लैब में डाउनलोड करते हैं, ओपन करते हैं, तो भी आप उसको विजुअलाइज कर सकते हैं। सो यू कैन ओपन इट इन अर्गस लैब। कुछ इस तरह मैं आपको दिखा देता हूँ। अर्गस लैब एक ऑफलाइन सॉफ्टवेयर है। ठीक है, जो आप डाउनलोड कर सकते हैं अलॉन्ग विद एसएलआरएस डीएस विजुअलाइजर। ठीक है, वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 minute, it is getting open. जो लोग रिकॉर्डिंग सुनेंगे उनको ये दिखेगा नहीं। ठीक है, उनको सिर्फ जो स्क्रीन में है वही दिखेगा। ठीक है, अर्गस लैब जो ऑफलाइन सॉफ्टवेयर है वो आपको नहीं दिखेगा रिकॉर्डिंग में। Just taking some time. उसको थोड़ी देर बाद ओपन कर लेते हैं, ओपन हो जाएगा। तब तक आगे बढ़ते हैं। तो आपने इसको स्ट्रक्चर को विजुअलाइज करना सीख लिया, यहाँ से देखना, उसको समझना सब शुरू हो गया है आपका। आप उसको एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चरल क्वालिटी, स्टैटिस्टिक्स सब आपको यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, स्ट्रक्चरल क्वालिटी भी आप यहाँ से वैलिडेट कर सकते हैं। ठीक है, तो वैलिडेशन जो किया है इन्होंने रामाचंद्रन प्लॉट से किया। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ये हमने ऑलरेडी सीखा है, फिर भी मैं आपको समझा रहा हूँ कि कोई भी प्रोटीन का स्ट्रक्चरल क्वालिटी करने के लिए, वैलिडेशन करने के लिए उसको रामाचंद्रन प्लॉट फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, तो ये प्रोबिटी इस सोर्स ने उसको बनाया है रामाचंद्रन प्लॉट को, और उसके थ्रू वो वैलिडेट हुआ है। तो अगर फ्यूचर में आप एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी से कोई प्रोटीन स्ट्रक्चर डिटरमाइन करते हैं तो आपको भी स्मॉल प्रोबेबिलिटी सॉफ्टवेयर से इस्तेमाल करके उसका रामाचंद्रन प्लॉट करना पड़ेगा और वैलिडेट करना पड़ेगा कि आपका प्रोटीन सही है या नहीं। ठीक है, नाउ दिस वी हैव डन। हमने डाउनलोड करना भी सीख लिया, उसको विजुअलाइज करना भी सीख लिया। यहाँ पे ओपन नहीं हुआ, हाँ आ गया, दिख रहा है आपको, क्योंकि ये हेवी मॉलिक्यूल है शायद इसलिए ओपन होने में टाइम लगा। It's not getting open.
let it be, no issues. Now what we'll do, हमने उसको समझ तो लिया है, ठीक है। ये प्रोटीन सिमेट्री भी है उसकी, ठीक है। अगर आपको सिमेट्री देखनी है उसकी, प्रॉपर असेंबल हो है या नहीं है, कैसे उसका असेंबलिंग है, कैसा उसका अरेंजमेंट है, तो आप उसको पुट कर सकते हैं। जैसे मैं आपको एक दिखा देता हूँ, 1 सिमेट्री भी बताता है कि सिमेट्री यानी वो किस तरह से अरेंज्ड हुआ है, उसका जो हाफ बॉडी होता है ना, सिमेट्री वो यहाँ से बताते हैं। तो जो भी मॉलिक्यूल हो आपका, उसका सिमेट्री आपको वो दिखाएगा। देखिए अभी इसका सिमेट्री दिख रहा है, इस मॉलिक्यूल का सिमेट्री कहाँ से, यानी ये सेंटर जो है यहाँ से उसकी सिमेट्री है, यानी इसको हाफ आप चारों तरफ से काट सकते हैं बिल्कुल सेंटर से, ये उसकी क्या हो गई, सिमेट्री। देखिए प्रॉपरली वो अरेंज्ड है, कितना सुंदर दिखाया उन्होंने सिमेट्री। तो आप हर एक प्रोटीन का सिमेट्री चेकआउट कर सकते हैं कि एग्जैक्ट उसकी सिमेट्री कैसे दिखाया जा सकता है, ठीक है। तो आप सिमेट्री भी एनालाइज उसकी कर सकते हैं। कितना सुंदर है ये मॉलिक्यूल, और इसमें हर एक पॉलीपेप्टाइड चेन देखिए कितना प्रॉपरली अरेंज्ड है, यानी ये नेचर है, देखिए कितना सुंदर नेचर है। इसको मैं ऐसे घुमाऊंगा तो कितना प्यारा लगता है, देखिए ये सिमेट्रिकल है, प्रॉपरली अरेंज्ड है। तो आप सिमेट्री भी देख सकते हैं। ये इसमें आप ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो कर सकते हैं, ठीक है। अब हमारा मेन एम ये नहीं है, हमने उस मॉलिक्यूल को डाउनलोड भी कर लिया है, तो जो भी स्ट्रक्चर रहेगा उसका अगर डाउनलोड कर रहे हैं आप, तो उसको डाउनलोड कर लीजिए पीडीबी फॉर्मेट में, ठीक है, और उसको एक जगह सेव कर दीजिए। तो मैं इसको सेव कर लेता हूँ एक किसी मॉलिक्यूल को, ठीक है। फिर से एक बार ओपन करने की कोशिश करता हूँ, देखते हैं ओपन होता है क्या। हाँ ये ओपन हो गया, देखिए। और ये जो है आपका अर्गस लैब है, ये ऑफलाइन सॉफ्टवेयर है, ठीक है। ये आपके पास अभी हमेशा के लिए रहेगा, बंद नहीं होगा। तो यहाँ पे आप उसको मॉलिक्यूल को घुमा सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। देखिए इसको घुमाइए आप, प्रॉपरली आपका मॉलिक्यूल यहाँ पे दिखेगा, दिख रहा है। उतना सुंदर तो नहीं दिखता अर्गस लैब में, बट काम करेगा। जो चीज वहां पे हो रही है सेम चीज यहाँ पे भी हो रही है। आप उसको जूम इन जूम आउट कर सकते हैं, देखिए जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। आप उसके अंदर में मॉलिक्यूल्स की इंफॉर्मेशन देख सकते हैं। तो ये आपका अर्गस लैब है जहाँ पे आप उस मॉलिक्यूल को देख भी सकते हैं, ठीक है। अगला काम है, हमको अगर कुछ एनालिसिस करनी है इस प्रोटीन के साथ में, तो आप एनालिसिस में भी जा सकते हैं। ये तो विजुअलाइजेशन हो गया, डाउनलोडिंग हो गया, और रिट्रीवल ऑफ इंफॉर्मेशन हो गया। अब अगला काम जो है वो है कंपैरिजन। अगर आपको कोई मॉलिक्यूल कंपेयर करना है, ठीक है, कंपेयर करना है, तो हम थोड़ा सा समझेंगे कि क्या कंपेयर करना है, कैसे कंपेयर करना है। कंसिडर करिए आपके पास में एक सिचुएशन है, आपके पास एक सीक्वेंस है, ठीक है, and that sequence you wanted to compare with three-dimensional structure of related protein। आपके पास में क्वेश्चन है कि आपके पास एक सीक्वेंस है और आप ये कंपेयर करना चाहते हैं कि वो किसी थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर प्रोटीन के साथ में कितना मैच करता है इन 3D, ठीक है। यानी सीक्वेंस जो आपके पास है उसका 3D स्ट्रक्चर आपके प्रोटीन के 3D स्ट्रक्चर के साथ कैसा दिखेगा, यानी आपने जो बनाया उसका 3D स्ट्रक्चर कैसे दिखेगा। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहली बात है आपको करना पड़ेगा एनालिसिस। एनालिसिस में सबसे पहली चीज ये होती है कि आपके पास क्या होनी चाहिए, आपके पास होना चाहिए एक प्रोटीन सीक्वेंस, ठीक है। सेकंड चीज आप क्या करिए, उस प्रोटीन के साथ में प्रोटीन का ब्लास्ट करिए, ठीक है। ब्लास्ट से आपको एक मैच मिलेगा, वो मैच से आपको ये पता चलेगा कि आपका प्रोटीन किस 3D स्ट्रक्चर से मैच कर रहा है, ठीक है। जिससे मैच कर रहा है फिर आप उसके साथ में क्या कर सकते हैं, अलाइन सीक्वेंस विथ स्ट्रक्चर, ठीक है, अलाइन सीक्वेंस विथ स्ट्रक्चर। तो क्या होगा, आपके सीक्वेंस का जो इंफॉर्मेशन है वो कन्वर्ट हो जाएगा 3D में, और आपको आपके सीक्वेंस का स्ट्रक्चर देखना शुरू हो जाएगा। ये है एनालिटिकल पार्ट, ठीक है।
तो ये करने के लिए सबसे पहली चीज क्या करनी पड़ेगी आपको, प्रोटीन सीक्वेंस चाहिए और उसका ब्लास्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए मैं आपको एक करके दिखाता हूँ। क्वेश्चन है, आई हैव aldolase A of Homo sapiens, ठीक है। आई हैव एन aldolase A of Homo sapiens इन द फॉर्म ऑफ द प्रोटीन। तो मेरे पास एक प्रोटीन है aldolase A का, aldolase A of Homo sapiens, ठीक है। देन क्वेश्चन ये है, I wanted to compare the sequence with 3D structure of aldolase A of Bos torus। क्वेश्चन कैसा है, मेरे पास एक aldolase A प्रोटीन है होमो सैपियन का और मैं कंपेयर करना चाहता हूं मेरा सीक्वेंस, ठीक है, एक प्रोटीन से जो है aldolase A अगेन बट ऑफ Bos torus। और स्पेशली जब कंपेयर कर रहा हूं तो मैं किससे कंपेयर कर रहा हूं, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, ठीक है। तो इससे मुझे क्या आउटपुट मिलेगा, व्हाट इज द आउटपुट, आउटपुट क्या मिलेगा, आई विल बी एबल टू फाइंड आउट अरेंजमेंट ऑफ अमीनो एसिड्स इन ईच सेट फॉर द सेकेंडरी स्ट्रक्चर। यानी क्या होगा, हर एक अमीनो एसिड जो है आपके अंदर, यानी आप होमो सैपियन के अंदर और बॉस टॉरस के अंदर, वो कौन से सेकंड स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहे हैं ये हमको पता चल जाएगा, ठीक है। कोई डेविएशन या कोई वेरिएशन तो नहीं आ रहा, ये पता कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पता करने के लिए हमको कुछ प्रोसेस करनी पड़ेगी, वो प्रोसेस हम पहले समझते हैं। सबसे पहली चीज जो हमको करनी पड़ेगी, हमको करना पड़ेगा ब्लास्ट। अब जब यहाँ ब्लास्ट हम करते हैं तो ये नॉर्मल ब्लास्ट नहीं करना पड़ेगा, हमको करना पड़ेगा 3D ब्लास्ट, ठीक है। 3D ब्लास्ट करने के लिए सबसे पहले हम सीक्वेंस को कॉपी कर लेते हैं। ये हमारा सीक्वेंस है यहाँ पे, ठीक है। कोई भी सीक्वेंस रहे, रन ब्लास्ट करते हैं। तो ब्लास्ट पी ही करना है हमको, क्योंकि प्रोटीन ब्लास्ट है। और यहाँ नॉन रिडंडेंट डेटाबेस की जगह आपको सर्च करना है प्रोटीन डेटा बैंक प्रोटीन, समझ रहे हैं आपको। ये 3D स्ट्रक्चर सर्च हो गया, इसको बोलते हैं 3D ब्लास्ट। क्लिक करेंगे, देखिए हमने डेटाबेस चेंज कर दिया। फिर हमारा क्वेश्चन क्या था, किससे मैच करना है, किससे मैच करवाना है हमको, होमो सैपियन का प्रोटीन किससे मैच करवाना है, बॉस टॉरस के aldolase से। हाँ बॉस टॉरस के aldolase से। तो मैं क्या करना चाहिए, मुझे क्या करना पड़ेगा मुझे, सर ऑर्गेनिज्म में बॉस टॉरस करना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, बॉस टॉरस डालना पड़ेगा, बॉस टॉरस पुट करना पड़ेगा। यानी अब मैं स्पेसिफिक हो गया। देखिए मेरा सीक्वेंस जो होमो सैपियन का है वो 3D स्ट्रक्चर के प्रोटीन के साथ ही मैच करो, ऐसा मेरा कहना है, ठीक है। अगर 3D स्ट्रक्चर नहीं है तो मुझे कोई भी आउटपुट नहीं मिलेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझा। इसलिए अगर, क्योंकि हमने अगर उसको प्रोटीन डेटा बैंक नहीं दिया तो किसी भी सीक्वेंस से मैच कर सकता है, पर अगर हमने प्रोटीन डेटा बैंक ही बोला है तो वो उन्हीं प्रोटीन के साथ मैच करेगा ऑफ बॉस टॉरस, ठीक है, जिनके 3D स्ट्रक्चर अवेलेबल है। अदरवाइज वो आपको रिपोर्ट नहीं करेगा, ठीक है।
सर्च कर रहा है वो, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। तो अब आउटपुट में क्या आएगा ये थोड़ा समझ लेते तब तक, जब तक वो आता है। हमको आउटपुट में कुछ इस तरह से आएगा कि आपका जो क्वेरी सीक्वेंस है, क्वेरी सीक्वेंस जो है वो किसी तो भी पीडीबी आईडी यानी जैसे 1GII से मैच करेगा, ठीक है। तो 1GII जो है ये मेरे लिए टेम्पलेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टेम्पलेट। और टेम्पलेट के बेसिस पे मैं उसको कंपेयर कर पाऊंगा कि मेरा सीक्वेंस इस A1GII से किस तरह से क्लोजनेस में है, कितना वेरिएशन में है, ठीक है। चलिए यहाँ पे आ गया, तो क्या लिख के आया? नो सिग्निफिकेंट सिमिलैरिटी, यानी इसके लिए कोई भी 3D स्ट्रक्चर अवेलेबल नहीं है। चलिए, कोई भी 3D स्ट्रक्चर अवेलेबल नहीं है। अब हम दूसरा ले सकते हैं, चिंपांजी लेते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए लास्ट। तो आपको क्या लगता है चिंपांजी और होमोसेपियन का अल्डोलेज ए में स्ट्रक्चरल वेरिएशन होगा क्या सीक्वेंस के बेसिस पे? रह सकता है। स्ट्रक्चरल वेरिएशन मुझे लगता है कि बहुत मार्जिनल होना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं थोड़ा सा वेरिएशन जरूर होना है इसके अंदर। Let me check it out. Let that come. It's taking time. No similarity. इसका भी 3D स्ट्रक्चर डिटरमाइन नहीं किया गया है, ठीक है। सो देखिए ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रोटीन सीक्वेंसेस आपको हजारों लाखों करोड़ों मिल जाएंगे, पर प्रोटीन के स्ट्रक्चरल इंफॉर्मेशन बहुत लिमिटेड है, ठीक है ना। ये हमको इसमें से समझ में आ रहा है कि हमको चिंपांजी का अल्डोलेज मालूम है, पर हमको चिंपांजी का अल्डोलेज का स्ट्रक्चर नहीं मालूम, क्योंकि कोई भी साइंटिस्ट अभी तक उसके ऊपर काम नहीं किया है, इसलिए हमको ये सीक्वेंस नहीं मिल रहा है, ठीक है। लेट इट बी, नो इश्यूज। मैं आपको डायरेक्टली समझा देता हूँ एग्जाम्पल ना लेते हुए। ये करने के लिए आपको एक वेबसाइट पे जाना पड़ेगा, ठीक है, ये सारा चीज करने के लिए यानी कंपैरिजन करने के लिए। और उस वेबसाइट का नाम है NCBI ICN3D, ठीक है। आप इसको नाम लिख लीजिए अपने पास, ठीक है। तो NCBI ICN3D जो है वहां पे हम चलते हैं। तो ये है आपका NCBI ICN3D, ठीक है, NCBI ICN3D। यहाँ पे आप कोई भी प्रोटीन का 3D स्ट्रक्चर देख सकते हैं। अगर आपको ऑफलाइन नहीं देखना, ऑनलाइन ही चेक करना है, तो भी आप यहाँ पे अच्छे से देख सकते हैं, ठीक है। जैसे मेरे पास एक सीक्वेंस है 5AY6, ये कौन सा कोड है? पीडीबी आईडी कोड।
देखिए आ गया, ये है आपका 5KY6 ह्यूमन मसल फ्रुक्टोज 1,6 बिस्फॉस्फेट अल्डोलेज। दिख रहा है आपको कितना सुंदर दिख रहा है। ये है आपका ऑनलाइन सॉफ्टवेयर ICN3D। ठीक है, अब इसमें क्या क्या आप कर सकते हैं। ठीक है, ये सीक्वेंस जो है ये अल्डोलेज का है। ठीक है, अल्डोलेज का है और ये होमोसेपियन का है। ठीक है, होमोसेपियन का अल्डोलेज है। अब मैं इसका एनालिसिस कर सकता हूँ, जैसे मैंने अभी आपको बताया ना कि कुछ एनालिसिस हम कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं, तो आप अलाइन भी कर सकते हैं। ठीक है, अलाइन करने के लिए आप दो तरीके यूज कर सकते हैं, सीक्वेंस टू स्ट्रक्चर या फिर स्ट्रक्चर टू स्ट्रक्चर। यानी ये अल्डोलेज ए ऑफ होमोसेपियन है, मैं देखना चाहता हूं कि अल्डोलेज ए ऑफ अराबिडोप्सिस थैलियाना, उसका अल्डोलेज ए और हमारे अल्डोलेज ए में कितना सिमिलैरिटी है और कितना डिफरेंस है, कौन से पॉइंट में वो डिफरेंट है, कौन से पॉइंट में वो सेम है। ठीक है, समझ रहे हैं आपको। तो दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो सीक्वेंस टू स्ट्रक्चर या स्ट्रक्चर टू स्ट्रक्चर। अभी हम पहले स्ट्रक्चर टू स्ट्रक्चर करते हैं। ठीक है, तो पहले स्ट्रक्चर टू स्ट्रक्चर करने के लिए हम क्या करेंगे, हम कोड पुट करेंगे। तो पहला कोड डालना पड़ेगा 5KY6 और सेकंड जो है वो अरेबिडोप्सिस थैलेना के अल्डोलेज का डालना पड़ेगा, जिसका नाम है 6RS1। ठीक है, ये दो सेम टाइप के अल्डोलेज है ना, सीक्वेंस स्ट्रक्चर्स है। ये हमेशा याद रखिए, दो अलग अलग टाइप के मत डालिएगा। जैसे अल्डोलेज के साथ में आप कैटालेज को कंपेयर नहीं कर सकते, अल्डोलेज के साथ अल्डोलेज ही कंपेयर करिए। हाँ, बट द ओनली डिफरेंस विल बी दैट कि वो एक तो टिश्यू स्पेसिफिक रहेंगे या फिर ऑर्गेनिज्म स्पेसिफिक रहेंगे। ठीक है, फिर आपको क्या चाहिए, ऑल मैचिंग मॉलिक्यूल सुपरस्पोज्ड, जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं जो सेम है वो सेम सुपरपोज चाहिए। हाँ, यानी पहले हम ये देखना चाहते हैं कि कितना पार्ट सेम है। ठीक है, चलिए करते हैं। यानी अरेबिडोप्सिस थैलियाना और होमोसेपियन के अल्डोलेज के 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में कितना पार्ट कॉमन है, ये हम अभी देख रहे हैं। दिख रहा है कितना पार्ट कॉमन है, यहाँ पे आपको दिख रहा है। सो सबसे पहली बात आप यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखिए, पहले इधर आ जाते हैं। हमने दो सीक्वेंसेस पुट किए 5KY6। 5KY6 किसका है, किसका है 5KY6, होमोसेपियन का है, याद रखिए। और 6RS1 किसका है, किसका है बताइए, अरेबिडोप्सिस थैलियाना का है। ठीक है ना, तो ये दो अलग अलग कंपेयर कर रहे हैं। अब आप थोड़ा ध्यान से देखिए, यहाँ पे मैच होते जा रहे हैं, दिख रहे हैं, TT LL EE AA, यानी ये अलाइनमेंट है। समझ रहे हैं, होमोसेपियन का सीक्वेंस टॉप में है और अरेबिडोप्सिस थैलेना का सीक्वेंस बॉटम में है। आपको क्लियर कट डेविएशन दिख रहे हैं, बट कुछ कुछ ऐसे पार्ट है जो कंजर्व्ड है। जितने भी रेड में दिए हुए हैं ना, ये रेड वाले, ये हाईली कंजर्व्ड एरियाज है, दिख रहा है, तो ये पैटर्न हो सकता है। पर जब ये सेकेंडरी, ये जो सीक्वेंस है ये प्राइमरी सीक्वेंस है, प्राइमरी से सेकेंडरी स्ट्रक्चर में हम जब जा रहे हैं तो आपको क्लियर कट डेविएशन दिख रहा है। देखिए यहाँ पे पी से, यानी होमोसेपियन में पी से ही सेकेंडरी स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है। देखिए कोई एक माइक ऑन करे, किसने किया, एक माइक ऑन कर लीजिए कोई भी, राहुल है, हेलो, एम आई ऑडिबल, मेरा आवाज आ रहा है,
Yes. ओके, तो कोई एक ऑन रखिए माइक, ठीक है। Yes. हाँ, अब देखिए यहाँ पे आपको यहाँ से सेकंड स्ट्रक्चर फॉर्म होते हुए दिख रहा है ना। ये कौन सा सेकंड स्ट्रक्चर है, बता पाएंगे? Homo sapiens का फल हाँ, पर सेकंड स्ट्रक्चर कौन सा है प्रोटीन का? अल्फा हेलिक्स दिख रहा है ना, ये अल्फा हेलिक्स। ये देखिए, ये जो पिंक कलर में दिख रहा है, ये अल्फा हेलिक्स है। तो होमो सैपियन का पी से ही वो सेकंड स्ट्रक्चर में चला गया, दिख रहा है, अल्फा हेलिक्स फॉर्म हो रहा है। और अरेबिडोप्सिस थैलियाना का के से शुरू हो रहा है, देखिए के से सेकंड स्ट्रक्चर में जाना शुरू। तो ये वेरिएशन है दोनों के बीच में, है ना। पर थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो यहाँ देखिए, ये 101% क्या है, सिमिलर है। साथ ही साथ में आप यहाँ पे देखिए, समझ रहे हैं, समझ रहा है कि नहीं समझ रहे? यहाँ देखिए ना, यहाँ पे भी सेम है या डिफरेंट है? सेम है। आप थोड़ा यहाँ देखिए, ये वाला पार्ट यहाँ पे बिल्कुल भी सेम नहीं है, डिफरेंट है। यहाँ पे रैंडम कॉल में जा रहा है हमारा सीक्वेंस, पर अरेबिडोप्सिस थैलियाना में क्या हो रहा है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है। तो मान के चलिए कि अरेबिडोप्सिस थैलियाना एक पैथोजन है, या जिसके खिलाफ आपको प्रोटीन बनाना है, सॉरी ड्रग बनानी है, तो आप कौन से पार्ट को टारगेट करेंगे? मैच करने वाला होमोसेपियन के साथ कि न मैच करने वाला? जिससे मैच नहीं कर रहा है ना, क्योंकि ये मैच नहीं कर रहा है, यानी यहाँ पे हम आराम से हमारी ड्रग टारगेट कर सकते हैं। ये भी एक चीज है इस एग्जांपल्स के लिए। तो आपको वेरिएशंस दिखते जा रहे हैं, तो वेरिएशंस यहाँ पे भी दिख रहा है और यहाँ पे भी दिख रहा है। ये दो ही रीजन है जहाँ पे वेरिएशन स्ट्रक्चरली दिख रहा है। फिर यहाँ पे भी आपको दिख रहा है कि यहाँ पे बीटा प्लेटेड शीट फॉर्म हो रही है, यहाँ पे बिल्कुल भी बीटा प्लेटेड शीट फॉर्म नहीं हो रही, तो रैंडम कॉइल में जा रहा है। इस तरह से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब आप दो स्ट्रक्चर्स को एक के साथ एक अलाइन करते हैं, इसको बोलते हैं स्ट्रक्चरल अलाइनमेंट। और स्ट्रक्चरल अलाइनमेंट से आपको ये समझ में आता है कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स का अरेंजमेंट किस तरह से हुआ है। अगर यहाँ वेरिएशन है तो रामाचंद्रन प्लॉट में भी वेरिएशन आया होगा या नहीं आया होगा, बताइए। डेफिनेटली आया होगा, क्योंकि यहाँ पे अल्फा हेलिक्स है, ये अमीनो एसिड्स रैंडम कॉइल में चले गए। यस, ये आपको समझ में आ गया। अब कौन सा पार्ट डिफरेंट है, ठीक है, कौन सा पार्ट डिफरेंट है? से करना पड़ेगा, 1 मिनट इधर हो गया। अलाइन स्ट्रक्चर टू स्ट्रक्चर 5a by 6 will be aligned with 6rs1 of Arabidopsis thaliana. तो अब आपको जो रेड एंड ब्लू पार्ट जो दिख रहा है, यही इतना ही पार्ट होमोसैपियन का अरेबिडोप्सिस थैलियाना के अल्डोलेज ए से मैच कर रहा है। बाकी जितना भी सिल्वर कलर का है, ये मैच नहीं कर रहा है ना। ये वेरिएबल रीजन है, ये दोनों में अलग अलग है, ठीक है, दोनों में अलग अलग है, वेरिएशन में है। अब हम उसको फिर से उल्टा करते हैं, स्ट्रक्चर टू स्ट्रक्चर 5 k y 6
6RS1, ये कोड याद रख लीजिए आप, ठीक है। और यहाँ पे हम कर रहे हैं इनवेरिएंट सबस्ट्रक्चर सुपरपोज। तो भी उसने वही दिया है, कोर स्ट्रक्चर अलाइनमेंट उसका दिया हुआ है, ठीक है। ये उसका स्ट्रक्चरल ग्राफिक्स है, यहाँ नहीं जाना है। तो इस तरह से आप अलाइन करके उसकी जो वेरिएशंस है, सिमिलैरिटीज है, वो सारे चेक कर सकते हैं, ठीक है। देन हम इसको अलग अलग तरीके से विजुअलाइज भी कर सकते हैं, जैसे अभी लाइन मॉडल है, स्टिक मॉडल है, यू कैन चेंज इट। ये इसको बोलते हैं ग्राफिकल चेंज, यानी आप उसको विजुअलाइजेशन चेंज कर सकते हैं, ठीक है। बॉल एंड स्टिक मॉडल है, थोड़ा हेवी जाता है, इसको थोड़ा समय देना पड़ता है, और ये आराम से आपको वो चेंजेस दिखाएगा, ठीक है। सो रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है वो, ठीक है। So these are all the techniques by which you can very easily analyze your 3D structures, ठीक है। तो RCSB, PDB और NCBI CN3D जो है आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। NCBI CN3D तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटीन स्ट्रक्चर निकालने के लिए, प्रोटीन स्ट्रक्चर विजुअलाइज करने के लिए ऑनलाइन सोर्सेस है। अगर आप ऑफलाइन जाना चाहते हैं तो आपके पास में दो सोर्सेस है, आप अर्गस लैब डाउनलोड कर सकते हैं या फिर एक्सेलराइज DS विजुअलाइजर। द ओनली थिंग इज दैट यू नीड अ PDB ID कोड, ठीक है। प्रोटीन डेटा बैंक का कोड आपको हमेशा चाहिए रहेगा, ठीक है। तो PDB ID कोड जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 1TIP, आप इसको ले सकते हैं और आप आराम से उसको विजुअलाइज कर सकते हैं प्रोटीन, ठीक है। देन इसमें बहुत सारे विजुअलाइजेशन कोड्स हैं, देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है। आपको यहाँ पे एक सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो है, जैसे अल्फा हेलिक्स जो है वो रेड कलर में दिख रहा होगा, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, और बीटा प्रिंटेड शीट वो ग्रीन कलर में दिए हुए हैं, रैंडम कॉइल्स ब्लू कलर में दिए हुए हैं, और DNA जो हेट्रोमॉलिक्यूल है वो अलग तरीके से दिया हुआ है। तो यहाँ पे आप कलर कॉम्बिनेशन करके भी उसको अलग अलग तरीके से विजुअलाइज कर सकते हैं, ठीक है। देन उसके बाद चार्ज भी आप देख सकते हैं, देखिए ये चार्ज के बेसिस पे है, ठीक है। चार्ज यानी देखिए अब न्यूट्रल चार्ज है या पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है, उसके बेसिस पे उसका विजुअलाइजेशन है, ठीक है। ये चार्ज है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है उसके ऊपर में। तो ये भी बहुत अच्छे से आपको विजुअलाइज करने में हेल्प करता है, ठीक है। देन आप उसको स्टाइल में भी चेंज कर सकते हो, ठीक है, जैसे स्पीयर मोड में। ये हो गया स्पीयर, इसको बोलते हैं स्पेस फिलिंग मॉडल, ठीक है। स्पेस फिलिंग मॉडल का इस्तेमाल इसलिए करा जाता है क्योंकि इससे आपको कैविटीज ढूंढने में बहुत हेल्प होती है, या फिर कंजर्व डोमेन ढूंढने में बहुत हेल्प होती है। सॉरी, कंजर्व डोमेन, पॉकेट्स। तो पॉकेट्स कहाँ कहाँ होते हैं ये आप आराम से इससे ढूंढ सकते हैं, स्पेस फिलिंग मॉडल है। और ये जो कलर्स है मैं अभी अभी आपको ऑलरेडी समझा दी, ये चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी इतना इसका चार्ज कितने दूर तक रह सकता है, ये आपका स्पेस फिल मॉडल बता सकता है, ठीक है। देखिए कितना सुंदर है, DNA के साथ में बाइंड हुआ है मॉलिक्यूल। तो आपको आराम से समझ में आता है कि स्पेस फिल मॉडल क्या है, यहाँ से आएगा आपके, ठीक है। देन स्ट्रैंड, देखिए अब स्ट्रैंड मोड में आ गया, इसको मैं
स्टाइल ये हटा देते हैं। देखिए इस तरह से आप उसको अलग अलग तरीके से विजुअलाइज कर सकते हैं। जब भी आप उसको एटम के विजुअलाइजेशन में करना चाहते हैं, एटॉमिक विजुअलाइजेशन करना चाहते हैं, तो हमेशा याद रखिए बॉल एंड स्टिक मॉडल यूज करिए। ये जो दिखता है ना बॉल एंड स्टिक मॉडल, बॉल है छोटा सा और स्टिक है, इसलिए इसको बॉल एंड स्टिक मॉडल करते हैं। ये हमेशा याद रखिए, यही शोकेस करना चाहिए, बॉल एंड स्टिक मॉडल। ठीक है, सिलेक्ट प्रॉपर्टीज। देखिए यहाँ पे निगेटिव चार्ज, जितना भी पोर्शन दिख रहा है ना, ये निगेटिव चार्ज है। अभी वो बाय चार्ज आपको रीजन दिखा रहा है कि कौन से चार्ज एरिया में कौन सा चार्ज है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जब हम आगे पढ़ेंगे ड्रग डॉकिंग, ड्रग डिजाइनिंग में, तो ये फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, देन हाइड्रोफोबिक। अब हाइड्रोफोबिक होगा तो हमेशा सेंटर में दिखेगा आपको। हाइड्रोफोबिक रीजन सेंटर में रहेगा हमेशा। देखिए सब अंदर है, दिख रहा है, और उसके ऊपर में आपको कवरिंग दिखेगा हमेशा, दिख रहा है आपको, दिखेगा हमेशा कि ऊपर में ये सारा कवर है हाइड्रोफिलिक से, और अंदर वाला पार्ट जो है वो हाइड्रोफोबिक होता है। ठीक है, सो हाइड्रोफोबिक पार्ट हमेशा याद रखिए वो इनसाइड होता है, और हाइड्रोफिलिक जो होता है वो बाहर होता है। क्लियर? तो इस तरह से आप आसानी से उसको विजुअलाइज, एनालाइज और कंपेयर भी कर सकते हैं एक दूसरे के साथ में। ठीक है, तो आज हमने ये पढ़ा कि ICN3D जो है एनसीबीआई का, ये बहुत सुंदर वेबसाइट है। उसके साथ साथ में RCSB PDB जो है, दैट यू कैन यूज फॉर प्रोटीन स्ट्रक्चर डाउनलोडिंग एंड टू गेट द 3D स्ट्रक्चर इन अ PDB फॉर्मेट। ठीक है, इसमें कोई डाउट है किसी को, कुछ पूछना है? इसमें कुछ डाउट है? या आई नो इट इज लिटिल टफ। ठीक है, पर टफ है फिर भी आप इसको अच्छे से पढ़िए। एक बार एक डेफिनेटली एक प्रोटीन डाउनलोड करके देखिए, आर्गस लैब डाउनलोड कर लीजिए अपने लैपटॉप में, फिर SLRS DS विजुअलाइजर डाउनलोड कर लीजिए, और डेफिनेटली एक प्रोटीन तो भी डाउनलोड करके देखिए। ठीक है, बिकॉज इट विल गिव यू अ प्रैक्टिस हाउ टू डाउनलोड अ प्रोटीन। अदरवाइज दिखता बहुत आसान है, मैंने क्लिक्स बहुत फटाफट कर दिए, पर आप जब करोगे तो मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो कहाँ कहाँ मुश्किल होता है मुझसे पूछ लीजिएगा। अगर कुछ क्वेश्चन होगा तो मुझे पर्सनली व्हाट्सएप डाल दीजिए कि सर दिस इज द प्रॉब्लम आई एम गेटिंग, तो आराम से हम उसको सॉल्व कर देंगे। ठीक है, चलिए स्टॉप हियर टुडे। कोई क्वेश्चन है किसी को? ओके, आई थिंक देयर इज नो क्वेश्चन टुडे, so we'll stop here and we'll meet tomorrow. कोई क्वेश्चन नहीं है ना?